नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल जंक्शन पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अफगानिस्तान में हालिया जो घटनाक्रम हुआ है, जो सियासी और एक प्रकार से सामाजिक व्यवस्थाएं वहां की अब परिवर्तन के दौर से गुजर रही हैं, या यूं कहिए कि अब एक प्रकार से तहस नहस हो चुकी हैं, उसके बारे में आज संक्षेप में आपके साथ चर्चा करूंगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों कोई आंकड़ा या कोई ऐसा स्टैट या कोई एक ऐसा तथ्य मैं आपके सामने नहीं रखूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब किसी देश के भीतर वहां पर पहले से ही जब लोकतंत्र खतरे में हो और उसके बाद वहां पर वहां की जो शासनिक व्यवस्था है या उस देश की जो कमान है, अगर वो आतंकियों के हाथ में आ जाए तो फिर ये वही स्थिति रहेगी कि करेले के ऊपर नीम चढ़ा हो, यानी हर जगह सिर्फ कड़वाहट होगी। अफगानिस्तान दोस्तों हमारा पड़ोसी देश है। वैसे अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर हमारी उससे सीमा नहीं लगती है, लेकिन दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान भारत का चूंकि एक पड़ोसी देश है और वहां पर जिस प्रकार से जो भी गतिविधियां होती हैं उसका प्रभाव कहीं ना कहीं भारत पर भी पड़ सकता है। अब उसकी क्षमता कितनी होगी यह इस बात पर मैटर करता है कि वहां पर हालात कितने गंभीर हैं। हालांकि मैं एक बार फिर से यह चीज दोहराना चाहूंगा कि भारत के लिए संकट एक प्रकार से कुछ अलग मोर्चों पर है। मसलन अगर मैं बात करूं वहां से किस प्रकार से जो वहां के अल्पसंख्यक हैं, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन ये सब आते हैं, तो ये किस प्रकार से इन्हें भारत लाया जाए सुरक्षित। साथ ही साथ भारत की चिंता यह भी रहेगी कि अफगानिस्तान के भीतर जो तमाम 34 प्रांत हैं, 34 जो राज्य हैं, वहां पर जो छोटी बड़ी जो 500 के करीब परियोजनाएं चल रही हैं, जिनमें जाहिर सी बात है कि अगर भारत की परियोजनाएं हैं तो वहां पर भारतीय वर्कर्स और भारतीय इंजीनियर्स भी काम कर रहे होंगे, तो कैसे उन लोगों को सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। साथ ही साथ भारत के जो अधिकारी वहां पर कॉन्सुलेट में काम कर रहे हैं, कॉन्सुलेट हालांकि आप जानते हैं वहां से पहले भी वहां से करीब 50 अधिकारियों को और सुरक्षा कर्मियों को वहां से एयरलिफ्ट करके भारत लाया गया था। अब रविवार को भी ये खबरें आई कि दरअसल वहां से 129 के करीब लोगों को वापस लाया गया है। तो भारत की जो चिंताएं हैं वो इस प्रकार की हैं। साथ ही साथ भारत की चिंता यह भी है कि आखिर वहां पर जब तालिबान का शासन अब आ चुका है, अब इसकी घोषणा भी हो चुकी है, अब आप ये मानकर चलिए कि सत्ता का जो हस्तांतरण है वो होना बाकी रह गया है, और उसके बाद एक खाका, एक पूरा का पूरा मंसूबा जो उनके हैं, जो पूरा का पूरा मसौदा वो लेकर आए हैं, जो उनके दिमाग में, उनकी खुराफाती दिमाग में जो कुछ भी चल रहा होगा वो उसे अफगानिस्तान के ऊपर एक प्रकार से लागू कर देंगे। तो भारत की चिंताएं इस प्रकार की हैं। लेकिन अब यहां पर दोस्तों बात करना जरूरी है कि आखिर यहां पर भारत का जो पड़ोसी देश है, या भारत के जो पड़ोसी देश है जिसमें पाकिस्तान आता है, जिसमें चीन आता है, ये दोनों इस समय सर्वाधिक तौर पर प्रसन्न हैं। चीन ने तो यहां तक कह दिया कि वो अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है। पाकिस्तान ने भी इस पूरी की पूरी हुकूमत का स्वागत किया है। उनका वजीर आजम, उनका प्रधानमंत्री, जिसे तालिबान खान भी कहा जाता है, इमरान खान ने कहा है कि अब उन्हें पराधीनता की दास्तान से, गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति मिली है। यानी वो एक आतंकी शासन के आने के बाद, अफगानिस्तान के भीतर उसे काबिज होने के बाद खुशियां मना रहा है। इसीलिए मैं हमेशा से पहले भी जब भी इस विषय को कवर किया है, मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि इस पूरे विवाद की जड़ में पाकिस्तान है। पाकिस्तान उन लोगों को प्रशिक्षण भी देता है, पाकिस्तान उन तालिबानियों को अपने यहां शरण भी देता है, पाकिस्तान उन लोगों को हथियार भी देता है और वित्तीय सहायता भी देता है। बात यहां पर अगर पाकिस्तान और चीन की है तो क्यों ना यहां पर सबसे बड़े प्लेयर की बात की जाए, जिसने करीब 2 दशकों से अफगानिस्तान के भीतर अपने राज को स्थापित किया, अफगानिस्तान के सैनिकों को ट्रेनिंग दी, इतना पैसा खर्च किया कि वाकई में उसमें कितने शून्य लगते हैं ये हर आदमी नहीं बता सकता। उस देश की बात करना जरूरी है। और आज इसीलिए बात करना जरूरी है अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका आज असफल हुआ है, अमेरिका नाकाम हुआ है। विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, और अमेरिका से ये आतंकवादी संभाले नहीं गए। मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं दोस्तों, आप हैरत में आ जाएंगे। आंकड़े सुनिए ध्यान से आप।
अब चूंकि मैंने शुरुआत में कहा था कि आंकड़े नहीं बताऊंगा, लेकिन अब इस आंकड़े को आपके लिए जानना जरूरी है। इसके बाद मैं आंकड़े आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इन आंकड़ों को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ये हमें स्थिति को और भी ज्यादा समझने की सहायता करेंगे और साथ ही साथ ये भी दर्शाने का प्रयास करेंगे और हमें हमारे लिए चीजों को और आसान करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्रकार से अफगानिस्तान के भीतर ये जो अराजकता है, आतंकवाद है, अनिश्चितता का दौर है, ये बढ़ता आया है। सबसे पहले आपको दोस्तों मैं सैन्य ताकत के बारे में बताता हूं, या अफगानिस्तान के भीतर जो सैनिक है, अफगान सैनिक जो है, जो अफगान सरकार के अंडर आते थे, उनकी संख्या 3.5 लाख के करीब है, जिसमें पुलिस के जवान भी शामिल है। यानी सुरक्षा कर्मियों की संख्या करीब 3 लाख से 3.5 लाख के बीच में है। अब इसी की तुलना में अगर मैं आपको बताऊं तो जो तालिबानी है, जो आतंकी हैं, उनकी संख्या एक प्रकार से अगर मैं आपको रफली बताऊं या लमसम बताऊं तो 1 लाख के करीब है। कुछ लोग इसे 75,000 कहते हैं, कुछ लोग इसे 85,000 कहते हैं, कुछ 1.5 लाख तक कहते हैं। लेकिन एक चीज स्पष्ट है, भले ही आंकड़ा स्पष्ट ना हो, ये आंकड़ा यूनिफॉर्म ना हो, लेकिन एक चीज स्पष्ट है, एक चीज सत्य है, और वो ये है कि अफगानिस्तान के भीतर तालिबानियों की संख्या अफगान सैनिकों से, अफगान सुरक्षा कर्मियों से कम है। फिर भी अफगानिस्तान के भीतर वहां की राजधानी पर, काबुल पर कब्जा हो गया, अवैध कब्जा हो गया तालिबानियों का। एक और आंकड़ा देना चाहूंगा, इसी से जुड़ा हुआ है, आपके लिए समझना जरूरी है और जानना भी जरूरी है। अफगानिस्तान में तालिबान के पास एक भी लड़ाकू हेलीकॉप्टर या विमान नहीं है, जबकि अफगान सैनिकों के पास 150 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स और लड़ाकू विमान हैं। अफगानिस्तान की सेना का, अफगानिस्तान का जो रक्षा बजट है वो ज्यादा है, जिसका जाहिर सी बात है कि जो मैक्सिमम जो खर्च है, जो उसका 75% के करीब की जो राशि है, उसका वहन, उसके खर्च का वहन अमेरिका करता है। लेकिन वो करीब करीब आप ये मानकर चलिए कि 45,000 करोड़ रुपए की ये उनका रक्षा बजट है। और वहीं अगर मैं बात करूं तालिबान का, तो तालिबान का 20 से 22,000 करोड़ रुपए के बीच का उनका रक्षा बजट कह लीजिए, या उनके पास जो धन है वो है। अब यहां पर सवाल यह बनता है कि जब आपके पास सैनिक भी नहीं है, यानी अफगानिस्तान की फौज की अगर दृष्टि से मैं बात करूं तो उनके पास सैनिक ज्यादा है, उनके पास रक्षा बजट भी बड़ा है, उनके पास अत्याधुनिक हथियार भी है, और साथ ही साथ अमेरिका उन्हें मदद भी कर रहा है, अमेरिका ने उन्हें प्रशिक्षण भी दिया, और साथ ही साथ अमेरिका वहां पर हवाई हमले भी करता आया है। फिर भी आखिर इतनी सरलता के साथ, इतनी सहजता के साथ और इतनी शीघ्रता के साथ कैसे अफगानिस्तान के भीतर तालिबान काबिज हो गया, यह सोचने की बात है। बहरहाल यहां पर अमेरिका का किरदार इसलिए संदिग्धता के घेरे में आता है क्योंकि अमेरिका ने जिस प्रकार से हार मानी है, और अमेरिका ने जिस प्रकार से ये एक प्रकार से मिन्नतें की हैं तालिबानियों से कि आप हमारे नागरिकों को सुरक्षित वहां से आने दीजिए, और इसके लिए वो करीब 6,000 के करीब अपने सैनिकों को भी तालिबान के भीतर भेज चुके हैं, माफ कीजिएगा, अफगानिस्तान के भीतर भेज चुके हैं, काबुल के भीतर भेज चुके हैं। वहां पर कुछ और देश भी हैं जिन्होंने अपने सैनिक भेजे हैं, और वो वहां से उनके नागरिकों की, उनके अधिकारियों की जो कॉन्सुलेट में काम कर रहे हैं या कहीं पर भी किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि वहां से उनका रेस्क्यू हो जाए और वो सीधे तौर पर उनके देश में वापस आ जाए। भारत भी इसी कड़ी में काम कर रहा है। लेकिन आपको एक दुखद खबर देना चाहूंगा, चूंकि हालात वहां पर तेजी से बदल रहे हैं, हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वहां पर और भी ज्यादा कुछ बदलाव आ गया हो, लेकिन सवाल और स्थिति इस प्रकार की वहां पर बरकरार है कि वहां पर अब कमर्शियल फ्लाइट्स की उड़ानों को भी रद्द कर दिया गया है। यानी जो यात्री विमान है उन्हें, पैसेंजर जो विमान है उन्हें अब रद्द कर दिया गया, अब वो फ्लाइट्स नहीं उड़ेंगी। सिर्फ जो सैन्य विमान है, जो सैन्य जहाज है, उन्हीं को उड़ाने की, उन्हीं को उड़ान भरने की सिर्फ अनुमति दी गई है। अब आप सोचिए, एक विजुअल आया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने भी देखा होगा। वो विजुअल ये था कि दरअसल यूएस का जो लड़ाकू विमान है, सैन्य विमान जो है, वो उड़ान भरने को तैयार था काबुल के हवाई अड्डे से, और वो रनवे पर था, और उस विमान पर चढ़ने के लिए वहां पर सैकड़ों की संख्या में अफगानी नागरिक उस पर चढ़ने के लिए बेताब हो रहे थे, और वो उस पर चढ़ भी गए थे। और ऐसी खबरें भी सामने आई है कि उस विमान जब उसने टेक ऑफ कर लिया, जब वो आसमान की तरफ अग्रसर हो गया, तो उसके बाद वहां पर करीब 3 नागरिकों की मौत हो गई, क्योंकि वो पहिए पर लटके हुए थे और पहिया जो कि घूमा तो वो नीचे गिर गया और उनकी मौत हो गई। एक खबर यह भी सामने आई कि वहां पर चूंकि वहां पर विमान की तरफ, हवाई अड्डे की तरफ सब लोग दौड़ रहे थे काबुल के भीतर, क्योंकि जब काबुल के अंदर अगर अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, और उसके भीतर अगर दाखिल हो गया है, उसके भीतर अगर तालिबान ने प्रवेश कर दिया, इसका अर्थ है कि अब सब कुछ समाप्त हो चुका है।
अब कोई गुंजाइश, अब कोई संभावना नहीं बची है कि अब तालिबान पराजित हो। अनटिल अनलेस अगर वहां पर कोई एयर स्ट्राइक्स हो जाए या कोई एक ऐसा मूव हो जाए विदेशी ताकतों के द्वारा कि अब अचानक से तालिबान बैकफुट पर आ जाए, जो कि जिसकी जो संभावना है वो बेहद कम है, 1% भी नहीं है उसकी संभावना, आप ये मानकर चलिए। ऐसे में लोग लगातार अफरा तफरी के कारण उनके सामने उनका भविष्य उन्हें अंधकार में दिख रहा था, अनिश्चितता दिख रही थी, अनसर्टेनिटी उन्हें हर तरफ दिख रही थी। लिहाजा वो भागे, एक ही रास्ता था उस काबुल से जाने का या अफगानिस्तान से बाहर जाने का, सिर्फ हवाई मार्ग, क्योंकि सड़क मार्ग पर जो महत्वपूर्ण तमाम जो सीमाएं हैं उन बॉर्डर्स पर कब्जा कर लिया गया है तालिबान के आतंकियों के द्वारा, और वो चेक पोस्ट जो है उस पर कब्जा कर चुके हैं, जो सैन्य चौकियां थी उन पर कब्जा कर चुके हैं धीरे धीरे से, लेकिन वो कब्जा जमाते जा रहे हैं। और उन चेक पोस्ट से जो भी नागरिक पास हो रहे हैं उनकी लगातार सघन चेकिंग भी चल रही है। ऐसे में सिर्फ एक मार्ग था, वो था हवाई रूट का, और हवाई रूट में भी कमर्शियल फ्लाइट्स बंद हो गई। वो विजुअल्स, वो तस्वीरें ऐसी हैं कि आप विचलित हो सकते हैं। भयावह तस्वीरें हैं। जिस प्रकार से भारत में, एक अखंड भारत में, आपको याद होगा, माफ कीजिएगा, जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ था, विभाजन हुआ था, उस समय दोनों तरफ भारी संख्या में लोग एक दूसरे के देश में जा रहे थे। यहां से पाकिस्तान जा रहे थे, वहां से हिंदुस्तान आ रहे थे। उसी तरीके के हालात तो नहीं, लेकिन उससे मिलते जुलते हालात इस समय अफगानिस्तान के भीतर है। लोग उमड़ रहे हैं, सैलाब आ चुका है कि वो कैसे इस मुल्क से, इस अफगानिस्तान से बाहर निकले। और इसी कड़ी में जब वहां पर भीड़ ज्यादा बढ़ गई तो अमेरिकी सैनिकों की तरफ से गोलीबारी की गई, फायरिंग की गई, और इस पूरी फायरिंग, इस घटना के दौरान 5 लोगों की मौत की खबर आई है। 5 लोगों की मौत हो गई। सोचिए कितनी ज्यादा वहां पर स्थिति नाजुक है, कितनी ज्यादा वहां पर स्थिति खराब है। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए जिन घटनाक्रमों के बारे में मैंने आपको बताया। अब यहां पर सबसे बड़ी बात, अगर किसी घर में संकट आता है तो वहां पर जो उनके इस घर के बड़े सदस्य होते हैं, जो सबसे बड़े सदस्य होते हैं, उन पर यह जिम्मेदारी आती है कि कैसे उस घर के भीतर जो कलेश हुआ है या अगर कोई संकट आया है तो कैसे उसका समाधान निकाले, उसका हल निकाले, उस समस्या का निराकरण करें। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़े नेता है अफगानिस्तान के भीतर, वहां के राष्ट्रपति, वहां का राष्ट्रपति अशरफ गनी सबसे बड़ा कायर है, सबसे बड़ा नामर्द है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो शख्स, वो व्यक्ति जिस पर शायद अफगानिस्तान की जनता उस पर उम्मीदों की नजरों से देख रही होगी, आशा की दृष्टि से देख रही होगी कि अगर तालिबान हमारे काबुल में घुस गए हैं तो कम से कम ये शख्स हमारा साथ देगा, ये शख्स हमारे हालचाल पूछेगा, ये शख्स कम से कम पूछेगा कि क्या मेरे देश के नागरिक भूखे तो नहीं है, क्या मेरे देश के नागरिकों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं, क्या मेरे देश के नागरिकों को स्वच्छ जल मिल रहा है। लेकिन अफगानिस्तान का ये राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति के पद के नाम पर धब्बा है, अशरफ गनी, अपने मुल्क से बाहर भाग चुका है। खबरें पहले आई कि वो तजाकिस्तान में है, फिर खबरें आई कि वो कजाकिस्तान में है, अब खबरें आ रही है कि वो ओमान में है और वहां से हो सकता है कि वो अमेरिका चला जाए। यानी ये बंदा, ये व्यक्ति अमेरिका जाने की तैयारी में है और अपने नागरिकों को उसी हाल में छोड़ रहा है। बाद में इसने एक पत्र, एक लेख लिखा, एक ट्वीट लिखा आज ही अपने देश के निवासियों के नाम। इसमें उसने अल्लाह का नाम लेते हुए कहा और फिर उसके बाद अपने कंट्रीमैन को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए कहा कि मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैंने रक्तपात, खून खराबा रोकने के लिए इस देश से भागने की कोशिश की और इस देश से भागने का यह निर्णय लिया। और सिर्फ यही व्यक्ति नहीं भागा, इसके साथ इसका पूरा कुनबा भी भागा है, इसके साथ इसका उपराष्ट्रपति साले, उसकी सरनेम है, वो भी भागा है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां एक और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तक उस देश से भाग गए, तो वहीं पर इसके साथ ही उनके जो करीबी हैं, जो कुछ सांसद हैं, कुछ और सरकारी कर्मचारी हैं, या फिर एक प्रकार से सरकार के ही कुछ प्रतिनिधि हैं, या तमाम जो उनके करीबी हैं, ऐसे आप समझिए, वो भी अलग अलग देशों में शरण लेने के लिए भागे हैं। यहां पर सवाल सबसे बड़ा यह बनता है दोस्तों कि आखिर अपने देश को इतनी बड़े संकट में छोड़ने के बाद आखिर ये लोग क्यों भागे। एक खबर दोस्तों आई जिसने सबको चौंका दिया, और यह दावा, दरअसल अभी तक इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन इसका दावा किया गया है प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से रूस की एजेंसी ने, कि दरअसल अशरफ गनी जब अपने देश से भाग रहे थे तो उस समय वो भारी मात्रा में कैश लेकर जा रहे थे। इतनी बड़ी धनराशि थी उनके पास, इतनी ज्यादा रकम थी उनके पास कि उसके लिए उन्हें 4 गाड़ियों का प्रबंध करना पड़ा। और इसके अलावा जब उन्होंने उस पैसे को अपनी 4 गाड़ियों में रखा तो उसके बाद भी इतना पैसा बच गया था कि वो उन गाड़ियों में नहीं आ सकता था। उसके बाद उस पैसे को हेलीकॉप्टर में छोड़ा गया और फिर भी पैसा बचा तो उसे हवाई अड्डे पर ही छोड़कर वो भाग निकले।
इसीलिए यहां पर ये समझना चाहिए आपको कि अफगानिस्तान के भीतर अशरफ गनी की सरकार, जिन्हें 2019 में और उससे पहले भी यानी लगभग 2 बार उन्हें सत्ता में लाया गया, उन्हें सौंपा गया, अफगानिस्तान की जनता ने उन पर विश्वास किया, उन्होंने कितना बड़ा छल किया, कितना बड़ा कपट किया, कितने बड़े काइया व्यक्ति हैं ये व्यक्ति। अफगानिस्तान पर लगातार ये आरोप भी लगते रहे उनकी सरकार पर कि लगातार वहां पर भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। पुलिस की नियुक्तियां हो या फिर आर्मी के भीतर नियुक्तियां हो, उसको लेकर भी वहां पर भ्रष्टाचार था। साथ ही साथ वेतन तक लोगों को नहीं मिल रहा था, उनके जवानों को। इसलिए भी ये कारण है कि वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े कमांडर्स ने बिना गोली चलाए अफगानिस्तान के भीतर, ध्यान से आप सुनिएगा, बिना गोली चलाए सीधे तौर पर आत्मसमर्पण कर दिया, सीधे तौर पर तालिबान के लड़ाकों के सामने, आतंकियों के सामने सरेंडर कर दिया। वो जज्बा, वो जो एक प्रकार से एक शौर्य होता है, एक पराक्रम होता है, कुछ लोगों के भीतर जरूर होगा। ऐसा नहीं है कि तमाम फौजी वहां के जो है वो सारे के सारे ऐसे ही हैं, कायर हैं, भ्रष्ट हैं, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे होंगे, तभी ये जंग करीब 3 महीने तक चली। लेकिन यहां पर सवाल ये बनता है कि आखिर वहां पर जब उनके पास कोई मोटिवेशन का स्तर नहीं था, ना वेतन था और ना ही उनके पास कोई वजह थी, तो ऐसे में तालिबान वहां पर और ज्यादा अपने पैरों को पसारने लगा और ज्यादा अपनी नींव को मजबूत करने लगा। और इसमें फिर एक प्रकार से सबसे अहम भूमिका इस बयान ने निभाई, इस निर्णय ने निभाई जो कि अमेरिका द्वारा लिया गया कि हम 31 अगस्त तक तमाम फौजियों को, तमाम सैनिकों को अमेरिका के और नेटो गठबंधन के, उन्हें अफगानिस्तान से निकाल लेंगे और फिर उसके बाद अफगानिस्तान के भीतर लगातार वहां पर, तब से ही तालिबान के लड़ाके इस फिराक में थे और उन्होंने आखिरकार ये हिमायत कर ही दी कि वो तालिबान के भीतर, अफगानिस्तान के भीतर कब्जा कर लें और तालिबान का राज उसे स्थापित कर दें। यहां पर आपको दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा सिलसिलेवार तरीके से। देखिए, 12 अगस्त को अफगानिस्तान का गजनी शहर, उस पर कब्जा होता है। 13 अगस्त को अफगानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कंधार, उस पर कब्जा होता है। 14 अगस्त को मजार शरीफ पर कब्जा होता है। 15 अगस्त को यानी रविवार को कब्जा होता है जलालाबाद और काबुल पर। रात में काबुल पर कब्जा होता है और दिन के दौरान वहां पर जलालाबाद में कब्जा होता है। और जैसे ही रात के अंधेरे में वो लोग दाखिल होते हैं, प्रवेश करते हैं काबुल के भीतर, वहीं से अशरफ गनी गायब हो जाते हैं। तो आप यहां पर एक चीज देखिए कि 12 से 15 अगस्त के बीच, यानी सिर्फ 4 दिनों के दरमियान ही वहां पर जो बड़े बड़े शहर हैं, जो प्रमुख शहर हैं अफगानिस्तान के, उन पर कितनी तीव्र गति के साथ कब्जा होता है। तालिबान की एक नीति रही है, एक उनकी रणनीति रही है कि वो स्क्वीज करें, यानी काबुल पर अचानक कब्जे से पहले उन्होंने आसपास के तमाम क्षेत्रों को, तमाम इलाकों को, तमाम शहरों को, तमाम राज्यों को, उनकी प्रांतीय राजधानियों को कब्जे में लिया, बॉर्डर पॉइंट्स पर कब्जे किया ताकि कोई बाहर ना जा सके सड़क मार्ग से, और फिर उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर काबुल में कब्जा किया। काबुल के भीतर दोस्तों राष्ट्रपति भवन है, वो जो महल है, प्रेसिडेंशियल पैलेस है। कभी वहां पर राष्ट्रपति अशरफ गनी, जो कि अब पूर्व राष्ट्रपति हो गए हैं, वहां पर वो विदेशी नेताओं की अगवानी करते थे, उनकी मेजबानी करते थे, उन तमाम अतिथियों की। आज वहां पर तालिबानियों का कब्जा है। सोचिए आप कि वो मेजों पर AK-47 लेकर बैठे हुए हैं राष्ट्रपति भवन के भीतर। ऐसा माहौल कहीं आपने कल्पना भी की है कि ऐसा विश्व के एक हिस्से में हो रहा है और दुनिया उस पर खामोश बैठी है। अफगानिस्तान के लड़ाके उस संसद में भी दाखिल हो गए जिस संसद का, अफगानिस्तान ने, माफ कीजिएगा, तालिबान के लड़ाके उस संसद में भी दाखिल हो गए जो संसद का निर्माण भारत ने करवाया था। दिसंबर 2015 में, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी अफगानिस्तान गए थे, वहां पर उसका शिलान्यास हुआ था। उस संसद भवन के भीतर तालिबान के आतंकी बैठे हुए हैं। आने वाले समय में आपको मैं बताना चाहूंगा कि एक मुल्ला बिरादर ये व्यक्ति है जो कि तालिबान के एक प्रमुख मेंबर्स में से एक है, फाउंडिंग मेंबर्स में से भी एक है। तो इस व्यक्ति को बनाया जा सकता है राष्ट्रपति वहां का, यानी एक आतंकी के हाथों में कमान होगी और ये सर्टिफिकेट देने का कार्य करेगी एक आतंकवाद की सरकार को। आतंकवादी, सोचिए आप, एक देश के भीतर वहां पर सत्ता पर काबिज होने वाला है, यानी आतंकवाद को मान्यता देने की एक कवायद शुरू हो गई है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक बुलाई गई सोमवार को, और जिसकी अध्यक्षता आप जानते हैं कि भारत ने की है, भारत ही कर रहा है। तो वहां पर दरअसल उस UNSC की बैठक में तमाम देशों ने अपने अपने वक्तव्य को रखा। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, तालिबान जो कुछ कर रहा है, उसकी स्थिति पर अपनी चिंता को व्यक्त किया।
भारत ने भी कहा कि वो हिंसा को, जो तालिबान हिंसा का मार्ग अपना रहा है, उसे रोकना चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने वहां की शांति के लिए भी बात की। कई अन्य देश हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के भीतर तालिबान को ये हिदायत दी कि आप हिंसा ना करें। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने भी ये बात कही। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व को इस समय एकजुट होने की आवश्यकता है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि तालिबान हिंसा को रोके और ये सुनिश्चित करे कि लोगों के पास उनकी जरूरतें पहुंचें। लेकिन यूएन की भूमिका पर सवाल उठना जायज है, क्योंकि यूएन आज की डेट में कठपुतली बन गया है। यूएन संयुक्त राष्ट्र, जिसकी स्थापना इस मकसद के साथ हुई थी कि वो पूरे विश्व में शांति लाएगा और कहीं पर भी अगर अस्थिरता होगी तो उसका निपटारा करेगा, राजनीतिक समाधान करेगा या सैन्य समाधान, जो भी कुछ जैसा भी संभव हो समाधान करेगा। आज की डेट में यूएन सबसे बड़ा विकलांग व्यक्ति है। यूएन इतना अपाहिज हो गया है कि यूएन कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, नेतृत्वहीन हो गया है यूएन। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे देश हैं, क्योंकि अगर आप कभी भी आप किसी भी समाज में भी अगर आप देखें तो एक तबका ऐसा होता है जो कि अराजक होता है, जो कि हमेशा शैतान का साथ देता है। इसी प्रकार से विश्व में भी कुछ ऐसे देश हैं जो इन शैतानों का, इन दानवों का, इन आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं, इनकी सरकारों का समर्थन कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। मैंने शुरुआत में आपके सामने जिक्र किया था पाकिस्तान का, शुरुआत में मैंने जिक्र किया था चीन का, जिक्र करना यहाँ पे जरूरी है रूस का भी। रूस ने कहा है कि वो अपने दूतावास को बंद नहीं करेगा, ईरान ने भी ये कहा है, और अपने राजनयिक संबंधों को जारी रखेगा अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ। साथ ही साथ रूस ने यह भी कहा कि दरअसल वो स्थिति को देख रहा है और तभी निर्णय लेगा जब तालिबान किसी प्रकार से वहां पर और ज्यादा तबाही करे, यानी और भी ज्यादा अभी दुनिया को विभत्स तस्वीरें देखनी है, तभी वो निर्णय लेगी क्या। इसके अलावा तुर्की, जिसके साथ एक समय ऐसा हो गया था कुछ दिन पहले कि तालिबान सीधे तौर पर विवाद में उतर आया था जब हवाई अड्डे के नियंत्रण को लेकर राष्ट्रपति एर्दोगान ने ये बात कह दी थी। उसके अलावा वो तमाम चीजें अब छिप गई हैं। अब तुर्की ने भी समर्थन अपना दे दिया है, यानी तुर्की, ईरान, रूस, चीन, पाकिस्तान, ये वो देश हैं जो कि अफगानिस्तान के भीतर तालिबान की सरकार जब बन रही है, इन आतंकियों की जो हुकूमत आ रही है, उसका समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि 14 अगस्त को जब अशरफ गनी राष्ट्रपति पैलेस के भीतर बैठकर बैठकें कर रहे थे, तो उसके बाद उन्हें इस बात का अनुमान नहीं था कि उनके इंटेलिजेंस के सोर्सेस नहीं थे। क्या था उनके पास, कैसे उनके सोर्सेस हैं, कैसे सिर्फ 24 घंटे के भीतर अफगानिस्तान के भीतर जब वो बैठक कर रहे हैं उसके दरमियान ही वहां पर तालिबान घुस जाते हैं, लड़ाके, आतंकी, और फिर पूरा का पूरा अफगानिस्तान की पिक्चर, उसकी छवि, उसकी तस्वीर ही बदल कर रख जाती है। सोचिए आप, ये कैसे हुआ और इतनी शीघ्र हुआ। यहां पर सवाल यह भी है कि जहां एक और जनता वहां पर त्रस्त है, तो वहीं क्या उस जनता को भी सवाल नहीं उठाना चाहिए उस पर भी, जिसने एक क्लीन पैकेज, एक क्लियर पैसेज दिया। यानी इतना जल्दी कैसे हो सकता है कि तालिबान इतनी तीव्र गति के साथ, मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि 10 दिनों के भीतर अफगानिस्तान के प्रमुख जो शहर है, जो 34 प्रांत है, उनकी 13 राजधानियों पर कब्जा कर लिया। इतनी जल्दी कैसे और क्यों आखिर सैनिकों ने सरेंडर कर दिया, यह सोचने का विषय है। माना कि वहां पर भ्रष्टाचार है, माना कि उनके भीतर उत्साह नहीं है, लेकिन कुछ तो वफादारी इस भूमि से भी होनी चाहिए उन लोगों की। जिस भूमि पर वो जन्म लिए, उस भूमि के प्रति उन्होंने अपने आप को समर्पित नहीं किया, बल्कि अपने आप को सरेंडर कर दिया। अशरफ गनी ने, उनके फौजियों ने इस पूरे मुल्क को बेच दिया। यहां पर बात अमेरिका के राष्ट्रपति की भी करना चाहूंगा दोस्तों, जो बाइडेन ने भारतीय समय अनुसार कल रात को अपना जो वक्तव्य दिया, उसमें उन्होंने सीधे तौर पर अशरफ गनी को जिम्मेदार ठहराया। अशरफ गनी की सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने ये बात कही कि दरअसल हमने अनुमान नहीं लगाया था कि तालिबान इतनी जल्दी कब्जा कर लेगा, और हमने इतना पैसा झोंका, अमेरिका के लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी, फिर भी अफगानिस्तान की सरकार इस कठिन समय में नाकाम साबित हुई और अशरफ गनी अपने मुल्क को छोड़कर भाग गए। सवाल यहां पर अमेरिका पे भी बनता है कि 20 वर्षों तक जब उसने अत्याचार किया, जब उसने एक मिशन चलाया, जब उसने एक प्रकार से तालिबान को एलिमिनेट नहीं किया बल्कि अलकायदा को एलिमिनेट किया, और अभी भी वो दलीलें देता है कि हम अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण के लिए नहीं आए थे, बल्कि हम तो आए थे ताकि हम अलकायदा को नेस्तनाबूद कर सके, क्योंकि उन्होंने 9/11 का हमला किया था। तो ऐसे में अमेरिका, जो अपने आप को विश्व की महाशक्ति कहता है, क्या उसकी जिम्मेदारियां नहीं है? विद ग्रेट पावर्स कम्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
तो क्या अमेरिका अगर विश्व की महाशक्ति है तो क्या उसकी ये जिम्मेदारी नहीं है, क्या उसका ये कर्तव्य नहीं है कि वो तालिबान को एलिमिनेट करता? क्योंकि ये तालिबान मैं आपको सीधे तौर पर आज कह रहा हूं, आप नोट करके रख लीजिए, आप ध्यान में रखिएगा, ये तालिबान पूरे विश्व की शांति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा आने वाले समय में आएगा, बनेगा। भले ही तालिबान के कुछ नेता ये बात कह रहे हैं कि हम महिलाओं को नैतिक अधिकार देंगे, उनके अधिकार देंगे, ह्यूमन राइट्स का हम ख्याल रखेंगे, किसी को भी अफगानिस्तान छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि अफगानिस्तान के लड़ाकों ने 2 युवकों की हत्या भी कर दी कल, और ये आगे जाके करेंगे। ये वो घटिया लोग हैं, ये वो, मेरे मुंह से अपशब्द मेरे दिमाग में आ रहे हैं लेकिन मैं कहना नहीं चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैलाते हैं। अब इस्लाम के नाम पर जो आतंकवाद फैल रहा है वो उससे भारत को भी खतरा है, क्योंकि कश्मीर के भीतर भी अभी भी अनुच्छेद 370 के हटने के बाद भी एक तबका ऐसा है जो अभी भी इस फिराक में है कि कैसे हमें कुछ समर्थन मिल जाए ताकि हम आतंकवाद को छेड़ सकें, हम अलगाववाद को छेड़ सकें। इसलिए भारत की चिंताएं भी बढ़ रही हैं, चाहे वो रणनीतिक तौर पर हो, चाहे वो कूटनीतिक तौर पर हो, चाहे वो क्षेत्रीय शांति के आधार पर हो। तमाम चीजों को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए भारत की चिंता भी जायज है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि हम उस मुल्क से हिंदुओं और सिखों को वहां से निकालेंगे, भारतीय नागरिकों को हम सुरक्षित उस मुल्क से निकालेंगे। लेकिन इस बीच ये भी खबरें आई कि दरअसल अफगानिस्तान के भीतर कमर्शियल फ्लाइट्स हो, यानी जो सिविल फ्लाइट्स हो या फिर जो वहां पर जो मिलिट्री फ्लाइट्स हो, उन तमाम उड़ानों को अभी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। ऐसे में अभी वहां के लोग अफरा तफरी के बीच, अनिश्चितता के बीच, अफवाहों के बीच वहां पर हवाई अड्डे पर बैठे हुए हैं, हजारों की संख्या में लोग बैठे हुए हैं। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि चूंकि काबुल के भीतर विदेशी सैनिकों की मौजूदगी है, अमेरिका की, ब्रिटेन की और तमाम नेटो देशों की, कनाडा की, तो इसलिए वो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं उनके अंडर, लेकिन भरोसा उनको नहीं है। इसी बीच अमेरिका के भीतर व्हाइट हाउस के सामने अफगानिस्तान के वहां पर जो नागरिक रह रहे हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया, उन्होंने कहा कि जो बाइडेन ने हमारे साथ धोखा किया। जो बाइडेन ने ही धोखा नहीं किया, मैं आपको बताना चाहूंगा, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो या फिर बराक ओबामा हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो और अब जो बाइडेन हो, डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो, इन सब की सोच एक जैसी थी। इन सब ने अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाई है। अफगानिस्तान अब दूसरा सीरिया बनने वाला है। अफगानिस्तान का वजूद, उनका अस्तित्व अब बहुत बड़े संकट में आ गया है। शायद ये देश आगे जाकर खड़ा हो सके। और यहां पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, कि चाहे आतंकवाद का दायरा बढ़ेगा तो इसके बाद व्यापार और निवेश पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब वो कट चुका है पूरे देशों से, तमाम विश्व से। क्योंकि हवाई अड्डे को अगर आप छोड़ दें तो अफगानिस्तान के भीतर तालिबान ने हर एंट्री पॉइंट पर अपना कब्जा कर लिया है, अपने ध्वज को लगा दिया। विरोधाभास देखिए कि हिंसा और रक्तपात के नाम पर ये आए, बंदूक के बल पर ये आए, बंदूक की नोक पर ये शासन कर रहे हैं और उनके ध्वज का रंग सफेद है और उसी सफेद ध्वज को इन्होंने फहरा दिया है अफगानिस्तान के भीतर। हर सरकारी इमारत इनके कब्जे में है, मीडिया हाउस इनके कब्जे में है। ये आतंकी दोहा में बैठ के करते हैं, ये आतंकी है, इनको सम्मान दिया जा रहा है, इनको अंदर किया जाए, इनको गोली मारी जाए और इनको सम्मान दिया जा रहा है विश्व के तमाम देशों के द्वारा। कतर के भीतर दोहा में इन्होंने समझौता किया अमेरिका के साथ और अमेरिका विश्व शक्ति होकर आज भाग रहा है। सोचिए आप, ये लोग नहीं भाग रहे हैं, ये अमेरिका भी भाग रहा है। वाह वाह अमेरिका, वाह तेरे चरित्र को मान गया मैं। लेकिन यहां पर एक बात मेरे दिमाग में हमेशा आ रही है कि शायद अमेरिका अब कुछ समय वेट करेगा और फिर वो ये देखेगा, क्योंकि बाइडेन ने ये बात कही है कि अगर अफगानिस्तान के भीतर तालिबान उनके जवानों पर हमला करता है तो फिर वो कड़ी प्रतिक्रिया देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय के बाद अफगानिस्तान के भीतर फिर से अपने आप को रीपोजिशन करेंगे और फिर वहां पर वही युद्ध का दौर, हिंसा का दौर चलेगा जो पहले रूस के द्वारा जब संयुक्त सोवियत संघ था, जब वो तब हुआ था। उसके बाद अमेरिका आया और अमेरिका जा रहा है 20 वर्षों के बाद और फिर वहां पर तालिबान का राज कायम हो गया है। औरतों के लिए बहुत बड़ी नर्क बनने वाला है। वहां से विज्ञापन को हटाया जा रहा है। वहां पर जो पोस्टर्स और बैनर्स लगे हुए थे काबुल में और भी एक आध शहर में, वहां से उन महिलाओं के पोस्टर्स पर जो विज्ञापन लगे हैं दीवारों पर या शॉप्स के बाहर, उनको हटाया गया, उन पर पोती गई सफेद पेंट उन पर पोता गया है। सोचिए ये मानसिकता है। अब महिलाओं को बुरखे के भीतर कैद होना होगा, पुरुषों को दाढ़ी रखनी होगी, शरिया कानून वहां पर लागू होगा। इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान की ये खूनी और ये काली दास्तान अब आपको आगे दिखेगी और पूरा विश्व इसके लिए जिम्मेदार है।
होना तो ये चाहिए, मेरा ऐसा मानना है कि विश्व को इस समय एकजुट हो जाना चाहिए। जो विश्व वैसे कोरोना में एकजुट नहीं हुआ वो इस दौर में होगा, ये सोचना भी शायद मूर्खता लगता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ, कुछ ऐसा हुआ अप्रत्याशित, तो पूरे विश्व को इन आतंकियों को मार देना चाहिए। ये लोग, ये अपने आप को क्या समझते हैं? ये कतर में बैठते हैं, आलीशान गाड़ियों में चलते हैं, अपने आप को खलीफा कहते हैं, संसद में बैठते हैं, और लोग तरस रहे हैं, अपने घरों को छोड़कर भाग रहे हैं। खाना पीना स्वास्थ्य क्या उनको मिला होगा? ये कल्पना कीजिए आप। कितनी विभत्स तस्वीरें सामने आई। दुनिया भी तभी जागी जब उन्होंने टेलीविजन पर, रेडियो पर और सोशल मीडिया पर उन तस्वीरों को देखा। जब आसमान से वो विमान उड़ रहा था, 2 नागरिक नीचे गिर रहे थे, तब दुनिया की संवेदनाएं जागी। कमाल हो गया, दुनिया का दोहरा चरित्र सामने आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि अफगानिस्तान के भीतर शांति आए, जल्दी आए, और इन तालिबान के लड़ाके, ये जो आतंकी हैं, ये जो अपने आप को कह रहे हैं कि अब हम सीख चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अशरफ गनी और अफगानिस्तान की हुकूमत जाहिल है और तालिबान के लड़ाके और तालिबान थोड़े से पढ़े लिखे हो गए हैं। उन्हें समाज में, विश्व के सामने उठने बैठने का सलीका आ गया है, तरीका आ गया है। उम्मीद करता हूं कि तालिबान वहां पर हिंसा ना करे, लेकिन यह उम्मीद ही कर सकता हूं क्योंकि वास्तविकता यह है कि वो आया ही बंदूक की नोक पर है। और सत्ता का हस्तांतरण करना है आतंकियों को, गजब की परिस्थिति है। प्रार्थना करूंगा लोगों के लिए कि उनकी जीवन बचा रहे, क्योंकि जान बचाने की जद्दोजहद में वो अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है, क्योंकि पल पल ये लगातार जो जमीनी हालात हैं वो परिवर्तित हो रहे हैं। विश्व को देखना चाहिए, जो इतना पैसा पूंजी खर्च की गई उस पर दुनिया को देखना चाहिए। और अफगानिस्तान से भी सवाल है भाई साहब, आपके भीतर 99% मुस्लिम आबादी है, फिर भी आप इतने ज्यादा संकट में हैं। विश्व के 57 मुस्लिम देश, ओआईसी के मेंबर्स क्या कर रहे हैं? फिलिस्तीन पर जब इजराइल ने उनके आतंकियों पर हमला किया तो वो चीख पड़े, लेकिन आज अफगानिस्तान पर सब खामोश है। दिख गया भाई साहब आपका दोहरा चरित्र, दिख गया। क्या ये आपका समर्थन है अप्रत्याशित तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर? वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।